कुछ दोस्त गोरखपुर के एक होटल में एक कमरे में थे, तभी पुलिस आई और पूछताछ करने लगी। इसके बाद क्या हुआ उसे लेकर दावे आपत्तियां होती रहेगी, लेकिन ये तथ्य है कि मनीष गुप्ता की जान चली गई। अगर अपराध करेंगे तो ठोक दिए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ की लाइन याद होगी आपको। अपराधियों को ठोकने यानी एनकाउंटर को सही बताते हुए उन्होंने ये बात कही थी। योगी सरकार की एनकाउंटर्स पॉलिसी की मीडिया ने भी खूब जमकर तारीफ की। कहा गया कि देखो सीएम योगी कितना सख्त है क्राइम को लेकर, और मुख्यमंत्री से फुल समर्थन मिला, तो फिर एनकाउंटर्स को आतुर पुलिस को और क्या चाहिए था। धड़ाधड़ एनकाउंटर्स हुए। जब बंदूक नहीं चल पाई तो मुंह से ही ठाई ठाई की आवाज निकालकर एनकाउंटर कर दिए गए। लेकिन इतनी खुली छूट में पता ही नहीं चला कि कब पुलिस वाले अपनी भूमिका भूलकर लाइन के दूसरी तरफ चले गए, खुद अपराधी बन गए। अपराधियों के बजाय आम लोगों के साथ ही अपराधियों सा सलूक करने लगे। आप उस पुलिस का चरित्र सोच कर देखिए जो सिर्फ आई कार्ड ना दिखाने पर पीट पीट कर हत्या कर दे। हम कोई आतंकवादी थोड़ी हैं जो इस तरह चेकिंग कर रहे। इतनी सी बात कहने पर किसी आम नागरिक की जान ले ले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में ऐसा कह देने वाले 35 साल के युवक को पुलिस ने बुरी तरह से पीटा, इतनी ज्यादा कि उसकी मौत हो गई। फिर पिटाई के आरोपी पुलिस वालों को बचाने में जिले के पुलिस कप्तान और डीएम लग जाते हैं। एसएसपी कहते हैं कि बेड से गिरने की वजह से मौत हो गई। सूबे के एडीजी कहते हैं कि भगदड़ में गिरने की वजह से मौत हो गई। ऐसा लगता है कि पूरा पुलिस सिस्टम ही अपने अंदर के अपराधियों को बचाने में लग गया। बात दबाने की कोशिश होती है और दबती नहीं है तो कार्रवाई के नाम पर 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो असल में हुआ क्या, ये पूरा मामला शुरू से समझते हैं। मनीष गुप्ता 35 साल की उम्र, कानपुर के रहने वाले थे। 4 साल के बच्चे के पिता, कारोबारी बताए जा रहे थे, कहीं कहीं प्रॉपर्टी डीलर भी लिखा जा रहा है। कोरोना और लॉकडाउन से पहले नोएडा में किसी प्राइवेट बैंक में नौकरी करते थे। लॉकडाउन में कानपुर चले गए। मनीष के परिवार वाले ये भी कह रहे हैं कि 4 महीने पहले वो बीजेपी में शामिल हुए थे, लगातार बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे। हालांकि उनके साले ने कहा कि वो सिर्फ पीएम मोदी को पसंद करते थे, किसी पार्टी में नहीं थे। तो मनीष अपने दोस्त हरवीर सिंह और प्रदीप चौहान के साथ 27 सितंबर को कानपुर से गोरखपुर गए थे। कहा जा रहा है कि वो ये देखने गए थे कि गोरखपुर कितना सज संवर रहा है, कितना बदलाव हो रहा है। मतलब कहिए कि घूमने फिरने गए थे। मनीष अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर के रामगढ़ताल इलाके के होटल कृष्णा पैलेस में रुके थे, कमरा नंबर 512। 27 सितंबर की रात करीब 12 बजे रामगढ़ताल थाने की पुलिस होटल में पहुंची। इसमें इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह और सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्र थे। कुछ सिपाही भी थे। कमरे का दरवाजा खटखटाकर खुलवाया गया। साथ में होटल का रिसेप्शनिस्ट स्टाफ भी था। पुलिस वालों ने कहा कि चेकिंग हो रही है, आईडी प्रूफ दिखाओ। हरवीर और प्रदीप ने तो अपनी आईडी दिखा दी। एक तस्वीर भी आई है जिसमें पुलिस वाले होटल के कमरे में दिख रहे हैं। उस वक्त मनीष सोए हुए थे। खबरों के मुताबिक उठाए जाने पर मनीष ने कहा कि ये कौन सा समय है चेकिंग करने का, क्या हम लोग आतंकवादी हैं। आरोप है कि इतनी सी बात पर पुलिस वालों ने मनीष के साथ मारपीट शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट की पुष्टि हुई है। मनीष के शरीर पर 4 गंभीर चोटों की जानकारी मिली है। उनके सिर में 5 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर का घाव मिला। इसके अलावा दाहिने हाथ में डंडा मारने के निशान, बाईं आंख और कई जगह पर हल्के चोट के निशान मिले। पीटने के बाद पुलिस वाले मनीष को होटल से ले गए, फिर बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर गए। वहां मनीष को मृत घोषित कर दिया गया। परिवार वालों का कहना है कि जब पुलिस वाले पिटाई कर रहे थे तो मनीष ने घर फोन किया था, मदद मांगी थी। उसकी मौत की जानकारी परिवार वालों को लगी तो मनीष की पत्नी मीनाक्षी गोरखपुर गई। पुलिस वालों के खिलाफ हत्या की एफआईआर लिखवाई। कार्रवाई के लिए थाने के बाहर धरना दिया, लेकिन पुलिस के बड़े अधिकारियों ने कार्रवाई करने के बजाय मामले में लीपापोती करने की कोशिश की। ये वीडियो भी सामने आया जिसमें एसएसपी और डीएम परिवार को केस दर्ज नहीं कराने के लिए मना कर रहे हैं। आप कृपया करके निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा। इसके लिए मैं और कप्तान साहब
स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन दूंगा। मेरी बात इसमें रखी थी, मेरा अनुरोध मान लीजिए, मैं आपको एक बड़े भाई कानून जो है उस पर आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है। पर आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको पता नहीं, सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो है इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट न मिल जाए। नौकरी में बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए। रिकॉर्ड डीएम विजय किरण आनंद कह रहे हैं कि वे बड़े भाई के नाते समझा रहे हैं कि सुलह कर ली जाए। गोरखपुर के एसएसपी ने शुरुआती जांच में इसे बिस्तर से गिरकर हुई मौत का मामला बताया था। जब मनीष गुप्ता की पत्नी कार्रवाई करने पर अड़ी रही तो इस मामले को लेकर विवाद गहराया। तब कहीं जाकर 6 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। धारा 302 के तहत यानी हत्या का मामला एफआईआर में 3 लोग नामजद और 3 अज्ञात रामगढ़ताल एसओ जगत नारायण सिंह, सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्र और सब इंस्पेक्टर विजय यादव का नाम लिखा गया। बाकी 3 आरोपी हैं। सब इंस्पेक्टर राहुल दुबे, हेड कांस्टेबल कमलेश यादव और हेड कांस्टेबल प्रशांत कुमार, ये 6 लोग सस्पेंड किए जा चुके हैं। किसी की गिरफ्तारी की जानकारी नहीं आई है, फरार बताए जा रहे हैं। अब जिस बात का हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि एनकाउंटर्स की छूट से कैसे पुलिस वालों की भूमिका ही संदिग्ध हो जाती है, उसका उदाहरण है इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह। जगत नारायण सिंह पर पहले भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पिछले साल गोरखपुर के बांस गांव में भी उसने शुभम नाम के आरोपी को एक मामले में गिरफ्तार किया था। परिवार वालों ने पुलिस पर पीट कर हत्या का आरोप लगाया था। इसी साल अगस्त में सिकंदर नाम के युवक को मुठभेड़ में पकड़ने का दावा किया था, उसे गोली मारी गई थी। खबरें ये भी हैं कि उस पर कोई आरोप नहीं था और भी कई कथित आरोपियों को गोली मारने के मामले में इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह का नाम आया। हालांकि डिपार्टमेंट ने गोली मारने या पीटने की कला को जगत नारायण सिंह की काबिलियत समझी। उसका आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हुआ। सिपाही के प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर रैंक तक पहुंच गए, यानी उसकी भूमिका जांचने बजाय इनाम दिया गया। मनीष गुप्ता की हत्या मामले में भी पुलिस के आला अधिकारी नारायण सिंह और बाकी आरोपियों की तरफदारी करते दिखे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी पुलिस की तरफ से गिरने से चोट लगने वाली थ्योरी दी जा रही है। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि भगदड़ में गिरने से चोट लगने की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा अगर इस मामले पर इतना बवाल नहीं होता तो शायद अब तक केस पुलिस रफा दफा कर चुकी होती। लेकिन विपक्षियों की तरफ से इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए। आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिवार से मुलाकात की, न्यायिक जांच की मांग कर दी। कहा कि 4 दिन बाद ये मामला भी खबरों से गायब हो जाएगा, जैसे पहले के कई मामले हुए हैं। पर सवाल ये होना चाहिए कि पुलिस का ये भरोसा आता कहां से, और वो किसी निर्दोष की पिटाई कर देंगे, हत्या कर देंगे और किसी झूठी कहानी के सहारे बच भी जाएंगे, उनका कुछ नहीं होगा। ये होता भी है। योगी सरकार बनने के बाद कितने ही एनकाउंटर्स को लेकर सवाल उठे, फर्जी बताए गए, पुलिस वालों की भूमिका पर संदेह हुआ, लेकिन कार्रवाई के मामले देखेंगे तो कम ही मिलेंगे। योगी सरकार बनने के बाद पिछले साल तक 6000 से ज्यादा पुलिस ऑपरेशन हुए। इनमें 119 लोगों की मौत हुई, जबकि 2258 जख्मी हुए। इस एनकाउंटर्स पर हर तरफ से सवाल उठे। जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह बहुत गंभीर मामला है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी एनकाउंटर्स में मौतों को लेकर कई नोटिस यूपी सरकार को दिए, लेकिन यूपी सरकार अड़ी रही कि वो जो कर रहे हैं सही ही कर रहे हैं। और ऊपर से मुख्यमंत्री की वो टैग लाइन तो थी ही कि जो अपराध करेंगे वो ठोक दिए जाएंगे। लेकिन अगर पुलिस को ही न्याय करना है तो फिर कोर्ट किस लिए? पुलिस कस्टडी में मौतों के मामले में भी उत्तर प्रदेश पीछे नहीं है। संसद के मानसून सत्र में सरकार से पूछा गया था कि कितने आरोपियों की पुलिस और न्यायिक हिरासत में मौत हुई। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि पिछले 3 साल में 348 लोगों की पुलिस कस्टडी में मौत हुई, जबकि न्यायिक हिरासत यानी जेल में 5221 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में 3 सालों में 23
लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई। ये आंकड़ा छोटा नहीं है। हम ये नहीं कहते कि बाकी प्रदेशों के पुलिस सिस्टम में सब कुछ सही है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जायज चिंता है कि इस एनकाउंटर्स का नॉर्मलाइजेशन जगत नारायण सिंह जैसे अफसर ही पैदा करते हैं। आपके क्या विचार हैं? आप क्या सोचते हैं इस मामले में? हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताएं।